तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आई होप कि आप लोग देख चुके होंगे। अब हम लोग पार्ट 2 में कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग टॉपिक का चर्चा करेंगे वो हम लोग ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस कहिए या फिर रेसिस्टर कहिए, इस टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ को लेकर चर्चा करते हैं कि आखिर ये ओम्स लॉ है क्या, क्योंकि ओम्स लॉ से ही सारा चीज़ जो है वह शुरू हुआ है। तो बात जहाँ तक ओम्स लॉ की आती है तो आप इसका स्टेटमेंट तो लिखेंगे ही, पढ़ेंगे ही, और बेसिकली ये जो टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक क्लास 10 से ही शुरू हो जाते हैं। क्लास 10th में आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे, हम लोग थोड़ा तेज़ी से निकलेंगे। तो आप अपने किसी भी बुक से इसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। बाकी लैंग्वेज का कुछ है नहीं, स्टेटमेंट सीधा सीधी यही है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, या फिर हम कहें करेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, तो स्टेटमेंट आप इसका लिख सकते हैं कि करेंट ओम्स लॉ के अनुसार ओम्स लॉ स्टेट दैट करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कुछ सर्टेन इसमें लिमिट दिया गया है। ओके, कौन सा लिमिट दिया गया है? तो अंडर टेम्परेचर, अंडर ये जो स्टेटमेंट बोला जाएगा वो अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इन दो चीज़ को कांस्टेंट रख के यह स्टेटमेंट बोला जाएगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता रहेगा तो फिर हम लोग इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो हम लोग रिलेशन रख रहे हैं वह भी क्या होने लगेगा, वेरी होने लगेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो मैं आपको और थोड़ा विस्तृत तौर पर बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पर V की बात की। V हमारा बेसिकली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टेज भी कह रहे हैं। ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है? V यूनिट होता है। ओके, V सिंबल से हम लोग डिफाइन करते हैं और यूनिट भी इसका वोल्टेज ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने बैटरी लिया। ठीक है, हमने बैटरी लिया तो बैटरी का जो ये बड़ा वाला साइड है ये पॉजिटिव साइड है और बैटरी का जो ये छोटा वाला साइड है ये निगेटिव साइड है। ये जो साइड पॉजिटिव वाला साइड हुआ इसको हम लोग हायर पोटेंशियल भी कहते हैं और ये जो निगेटिव वाला साइड है इसको हम लोग लोअर पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम पोटेंशियल को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई पाइप है और पाइप को मैंने क्या किया, सीधा रख दिया। ठीक है, सीधा रखा, जिस हाइट पर ये कोना है उसी हाइट पर ये भी कोना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग चर्चा करते हैं मैकेनिक्स के अंदर में, उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। अगर दोनों पाइप का जो सिरा है, कोना है, वो दोनों एक ही हाइट पर है तो इसका यहाँ पर भी A पॉइंट पर भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा और B पॉइंट पर भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh होगा। तो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह क्या हमको मिल रहा है? हमको 0 मिल रहा है ना। चलिए अब इसी पाइप को हम क्या किए कि हम थोड़ा टेढ़ा कर दिए। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे कर दिए तो ये अब कुछ पर्टिकुलर हाइट पर हो गया और ये ज़्यादा हाइट पर हो गया। तो ज़्यादा हाइट पर हो गया, मान लेता हूँ कि यह B पॉइंट है और यह कौन सा पॉइंट है? यह A पॉइंट है। तो जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, दोनों में पढ़े होंगे। तो अगर ये H2 हाइट पर है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वह mgh2 हुआ। अगर यह H1 हाइट पर है तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो क्या हुआ? mgh1 हुआ। हायर पोटेंशियल कौन सा हुआ? ये हायर पोटेंशियल हुआ। ये क्या हो गया? ये लोअर पोटेंशियल हो गया। क्लियर है? तो अब मान लीजिए कि अब मैं पानी डालूंगा तो पानी क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर कोई पानी ड्रॉपलेट रखूँ तो वो क्या होगा? कोई भी चीज़ रखूँ मैं तो वो इधर की ओर लुढ़क कर चला आएगा।
आएगा ना। उसी प्रकार से हमारा करंट का भी यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर हमको सर्टेनली क्या देखने के लिए मिल रहा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमारे क्या है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, वी का कोई वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या था, V का कोई वैल्यू नहीं था, जीरो था, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई चीज हम रखते तो ना वो इधर की ओर लुढ़कता ना इधर की ओर लुढ़कता, है कि नहीं, जहाँ पर है वहीं पर स्थिर रहता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बातें कही जा रही हैं कि मान लीजिए कि हमारा कुछ इस प्रकार से बैटरी है और ये मैंने बताया कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो हमारा करंट क्या होगा, हायर पोटेंशियल से निकलकर लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। करंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल से निकलकर लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए अब यही पाइप को अगर मैं क्या करता, थोड़ा सा कम टेढ़ा रखता है कि नहीं, जब मान लीजिए इसी पाइप को मैं क्या कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे कर दूं, ठीक है, इस पाइप को मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दूं, ठीक है। तो खड़ा कर दूं तो अब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसकी अपेक्षा ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग कंपैरिजन करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर जो फ्लो होगा वो ज्यादा तेजी से होगा इसकी अपेक्षा। तो यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना तेजी से फ्लो होगा, ठीक है। जितना ज्यादा V इंक्रीज करता जाएगा उतने ही ज्यादा हमारा क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है उसी प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, करंट भी वेरी कर रहा है। वहीं पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे हम कम करेंगे वैसे वैसे करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम कम करते चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा कम होता हुआ चला जाएगा। तो देखेंगे और भी चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने वो झूला पर कभी चढ़े होंगे, वो जो बच्चे झूला पर चढ़ते हैं ना, कुछ इस प्रकार का झूला होता है, ठीक है। इधर एक आदमी बैठता है, इधर एक आदमी बैठता है ना। तो ये नीचे की ओर, इधर की हम लोग इसको कंपैरिजन करके देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये नीचे की ओर हुआ, ठीक है। तो नीचे की ओर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मास ज्यादा हो गया ना। तो मास ज्यादा हो गया, वहीं पर करंट को लेकर टर्म में हम लोग बात करें तो कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, इसीलिए नीचे हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है चूंकि फ्रीली मूवेबल है वो हमेशा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जहां पर भीड़ ज्यादा हो जाएगा तो उस जगह से निकलकर दूसरा जगह जाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर चूंकि भीड़ ज्यादा हो गया, सिस्टम अनबैलेंस होने लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट दिशा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में क्या होगा, करंट का बहाव होगा। क्लियर है। तो वहीं पर जो मैंने सर्किट बनाया उसी सर्किट में हम बात करें तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार से करंट का फ्लो होगा और इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर की ओर चलेगा तो करंट इधर की ओर चलेगा, ठीक है। करंट का फ्लो कैसे होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, जस्ट उल्टा होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। लोअर पोटेंशियल से, देख लीजिए, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो यहां से ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि हम लोग किस प्रकार से कह रहे हैं कि वोल्टेज के साथ जो है वह करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज वेरी हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट वेरी हो रहा है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सा हमने और टर्म रखा है कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये सभी चीजें वेरी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर है ये सारी बातें। तो अब इस मान लीजिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लेकर आना होगा। तो हम एक कांस्टेंट लेकर आए, क्या कांस्टेंट लेकर आए, आर, ठीक है। ये आर क्या है, ये आर जो है, जो हमने जो बनाया, ये पाथ जो हमने बनाया, इस पाथ का भी तो अपना कुछ क्वालिटी है। कोई पाथ जो होगा वो करंट को आसानी से फ्लो करने देगा, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को आसानी से फ्लो करने देगा।
कोई रास्ता जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर से उतने आसानी से नहीं जाने देगा। तो ये तो रास्ता पर ही डिपेंड करता है ना। रास्ता अगर बढ़िया चिकना हो तो आप तेजी से गाड़ी चलाएंगे, रास्ता उबड़ खाबड़ हो तो आप धीरे गाड़ी चलाएंगे। तो ये तो बात रास्ता पे डिपेंड करता है। और ये रास्ता का क्वालिटी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस या करंट से कोई चेंजेस नहीं होना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कांस्टेंट टर्म जो लेकर आए वो हम लोग आर लेकर आए। ये आर बेसिकली क्या है, ये रास्ता का क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो R हमारा यहाँ पर क्या हो गया, R जो हुआ हमारा वो क्या हो गया, V बाई I हो गया। ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस कह रहे हैं। रेसिस्टेंस का मतलब हुआ कि अपोज करना, है कि नहीं, करंट के फ्लो को अपोज करना। तो जितना ज़्यादा करंट के फ्लो को कोई रास्ता अपोज करेगा, जितना ज़्यादा, तो करंट का फ्लो होना उतना ही ज़्यादा टफ होता चलेगा। तो उस रास्ते को हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। और जो जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा रास्ता करंट के फ्लो करने के लिए, यानी कि रेसिस्टेंस क्या होगा, उसका कम होगा, तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो यहां से हमको निकल कर आ गया R इज इक्वल टू V बाई आई। तो अगर इसका हम यूनिट निकालें तो यूनिट हमारा कैसे होगा, देख लीजिए। अगर डेराइव्ड यूनिट की सबसे पहले चर्चा करें तो V का, वोल्टेज का हमारा क्या यूनिट होता है, वोल्टेज होता है, और करंट का हमारा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो रेसिस्टर का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पेयर हो जाएगा। अब चूंकि यह बोलना हमेशा आसान तो नहीं होगा, तो इसीलिए क्या किया गया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, SI फॉर्म में इसका यूनिट बना दिया गया ओम। क्लियर है। यहीं पर अगर हम कंडक्टेंस की बात कर लें, ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, अपोज करना हो गया। कंडक्टेंस क्या हो गया कि कंडक्ट कर रहा, सपोर्ट करना हो गया। तो रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस। तो अगर हम कंडक्टेंस को लेकर चर्चा करें तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाई रेसिस्टेंस हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा इसका यूनिट। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, आर का डायमेंशन क्या होगा, तो R का डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले V का और I का डायमेंशन मालूम होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो V का डायमेंशन क्या होता है, तो चलिए हम लोग डायमेंशन इसका निकाल लेते हैं कि इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले V इज इक्वल टू, V का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बेसिकली वर्क डन बाई चार्ज होता है। ठीक है, वर्क डन बाई चार्ज हो गया। अच्छा, करेंट का क्या होता है फॉर्मूला, करेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो करेंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, होता है ना। तो हम लोग इसी को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे यही। अब हम लोग V का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो V का हम डायमेंशन निकालते हैं तो V का डायमेंशन क्या होगा हमारा, V का डायमेंशन होगा ml स्क्वायर, वर्क डन का डायमेंशन हुआ ml स्क्वायर का -2, ठीक है, और Q का डायमेंशन हुआ हमारा A, हो गया। अब यहीं पर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसके डायमेंशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट का डायमेंशन हमको क्या निकल कर आना चाहिए, करंट का डायमेंशन हमको निकल कर आना चाहिए, Q का हो जाएगा A, ठीक है, और टाइम का हो गया हमारा T। ठीक है, तो इसी को हम लाकर रख देते हैं। तो हम किसका निकाल रहे हैं, V का डायमेंशन, हम निकाल रहे हैं R का डायमेंशन। ठीक है, तो R का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर T का -2 A, फिर A बाई T, यही है ना। इसको सॉल्व किए हम, तो सॉल्व किए तो ये हमको क्या निकल कर आएगा, हमको निकल कर आएगा ml का स्क्वायर A का -2 और T का -3। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो जाएगा हमारा किसका, रेसिस्टेंस का डायमेंशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रहेगा आपको ये सभी बातें। चलिए,
तो अब हम लोग ओम्स लॉ को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि हमने v बाई आई का ग्राफ बनाया, ठीक है, या फिर i बाई वी का भी ग्राफ बनाया, किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाएंगे तो हमको क्या होगा, कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को v बाई आई नहीं करके, चूँकि हम वोल्टेज पर डिपेंडेंट करके कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो हम क्या करते हैं i बाई वी कर देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम v को बढ़ाएं, है ना, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा करंट भी इंक्रीज करता गया। तो करंट इंक्रीज करता गया तो हमको क्या दिखेगा कि हमको ये स्लोप जो है वह हमको कांस्टेंट दिखेगा, ठीक है, ये स्लोप जो है हमको क्या दिखेगा, कांस्टेंट हमको दिखेगा। तो ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली स्लोप जो है वो स्ट्रेट स्लोप है, तो यह आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टेंस को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्लोप हमारा बिल्कुल लीनियर रहा, ठीक है, एकदम लीनियर स्लोप अगर हमारा जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल ओमिक कंडक्टर कहेंगे। जो हमारा कंडक्टर है जो इस तरह का प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वैसे कंडक्टर मटेरियल को हम क्या कहेंगे, आइडियल ओमिक कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली होता नहीं है, ठीक है। जनरल तौर पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, हमारा करंट इंक्रीज तो करता है, लेकिन ये स्लोप जो है वह कंप्लीटली लीनियर नहीं रहता है, कुछ इस प्रकार से हमको निकल कर आता है, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे करंट का फ्लो होते जाता है, वैसे वैसे टेम्परेचर उस कंडक्टर का पाथ का भी क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। तो हमारा कंडीशन जो है वो आइडियल नहीं रह जाता है, ठीक है, हमारा कंडीशन जो है वो आइडियल नहीं रह जाता है। तो जनरली ओम्स लॉ कहा जाए तो वह आइडियल लॉ नहीं है, ठीक है, वह क्या करता है, अपने स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत वेरी होता है। तो एक तो क्योंकि कंडक्टर भी हमेशा साथ साथ में गर्म हो रहा है, एक तो ये हुआ। दूसरा चीज इसका ड्रॉबैक ये निकल कर आता है कि अगर मान लीजिए कि कंडक्टर को तो लेकर हम लोग चर्चा कर लिए, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, सेमी कंडक्टर को लेकर चर्चा करें, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हुआ, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमको ग्राफ कैसा देखने के लिए मिलता है, कुछ इस प्रकार से हमको ग्राफ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों जगह पर क्या हो जाता है, हमारा ओम्स लॉ जो है वह फेल कर जाता है, ठीक है। तो इन दोनों जगह पर हमारा ओम्स लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं, एक और वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा, उसमें स्टेटमेंट वगैरह लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, और आप अपने बुक से भी कर लीजिएगा। ऐसे ये क्लास 10th का टॉपिक है, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देने के लिए मैंने इसको तेज़ी से इसको आगे निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, यहीं पर हम रेसिस्टर को लेकर चर्चा करें, तो रेसिस्टर को लेकर चर्चा करते हैं। तो रेसिस्टर को बेसिकली हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस सिंबल से हम लोग रेसिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिट क्या हो गया इसका, ओम हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि ये रेसिस्टर जो है हमारा किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेसिस्टर जो है किसी मटेरियल का किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, इसको लेकर हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो रेसिस्टर हमारा किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टर जो है वो हमारा सबसे पहले लेंथ पर डिपेंड करेगा। जितना दूर जाना होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस फील होगा, है कि नहीं। अगर कम ही दूर जाना हो, ये जो सरफेस है इसमें यहीं से यहीं जाना हो, तो टोटल रेसिस्टेंस जो फील हुआ वो कम हुआ। अगर पूरा डिस्टेंस कवर करना तो ज़्यादा रेसिस्टेंस उस करंट को महसूस किया, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपोजिशन मिला, है कि नहीं। कम दूरी चलना है तो कम एनर्जी खर्च करना, ज़्यादा दूरी चलना है तो ज़्यादा एनर्जी खर्च करना। तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। वहीं पर अगर एरिया को लेकर बात करें तो एरिया के हिसाब से यह कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर रास्ता पतला है तो जाने में कठिनाई होगी, रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। अगर रास्ता चौड़ा है तो जाने में क्या होगा, आसानी होगी, तेजी से निकल पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा उल्टा हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लेकर आते हैं, जिस कांस्टेंट टर्म का नाम है रो, ठीक है। तो यही जो कांस्टेंट टर्म है, ये बेसिकली कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं,
ठीक है। तो कोई मटेरियल का क्वालिटी जो है वह यही चीज़ बेसिकली डिसाइड करता है, बाकी लेंथ डिसाइड करता है और एरिया डिसाइड करता है। लेकिन मटेरियल का क्वालिटी की चर्चा करें कि आखिर मटेरियल का क्या क्वालिटी जो है वह रेसिस्टेंस को डिफाइन करता है, तो वह रेसिस्टिविटी है। फिर उस कंडक्टर का शेप भी जो है वह भी रेसिस्टेंस को डिफाइन करता है, तो उसका लेंथ और एरिया भी क्या करता है, इसको डिफाइन करता है। तो रेसिस्टिविटी की जहां तक चर्चा करें तो रेसिस्टिविटी हमारा यहां से क्या हो जाता है, देख लेते हैं। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू हमारा आर ए बाई एल हो जाता है। इसकी यूनिट की चर्चा करें तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ, ओम हुआ, एरिया का यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर हुआ, इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर हुआ। तो ये कट गया, तो क्या हमको बचा, रेसिस्टिविटी का जो हमको यूनिट निकल कर आएगा वह ओम मीटर निकल कर आएगा। वहीं पर रेसिस्टिविटी की डायमेंशन की अगर हम बात करें तो हमने रेसिस्टर का डायमेंशन क्या निकाला था, हम देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, रेसिस्टर का हमारा ये डायमेंशन था, इसमें हमको क्या कर देना है, एक मीटर हमको जोड़ देना है। तो रेसिस्टिविटी का जो डायमेंशन हमको आएगा वह क्या आएगा, ml क्यूब a माइनस 2 t माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन हो गया। ठीक है, क्लियर है, ध्यान में रहेगा सारी बातें। चलिए, तो इन्हीं बातों पर हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है वह डिपेंड करेगा। तो चलिए टेम्परेचर को लेकर अब हम लोग चर्चा कर लें कि आखिर टेम्परेचर का रेसिस्टेंस के साथ क्या दोस्ती है, ठीक है, क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर का रेसिस्टर के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेटल के लिए, ठीक है, मेटल के लिए हम लोग बात करें या फिर हम कंडक्टर के लिए बात करें, जनरली जितने कंडक्टर होते हैं वह सभी मेटल होते हैं, या फिर जनरली जो मेटल होते हैं वह सभी क्या होते हैं, कंडक्टर ही होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हम R बाई टी का ग्राफ बनाएं तो R बाई टी के ग्राफ में हम जैसे जैसे क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमको रेसिस्टेंस भी उसी अनुसार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, हमको रेसिस्टेंस भी उसी अनुसार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, अपोजिशन जो है वो भी इंक्रीज करता जाएगा कंडक्टर का। ठीक है, वहीं पर हम सेमी कंडक्टर को लेकर बात करें, ठीक है, सेमी कंडक्टर में बेसिकली हमारा कौन कौन है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो सेमी कंडक्टर को लेकर बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, वह घटेगा। ठीक है, वह क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस हमारा सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, और जहां तक इंसुलेटर को लेकर बात करें तो भैया इंसुलेटर में रेसिस्टेंस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होगा, है कि नहीं। इंसुलेटर बोलें या फिर हम क्या बोलें, नॉन मेटल बोलें। ठीक है, तो नॉन मेटल बोले या इंसुलेटर बोले, इसमें हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो करंट तो यहाँ फ्लो करने का कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है, तो इसमें कुछ चर्चा करने की बात ही नहीं बनती है। तो आई होप कि आप इन सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, दो रेसिस्टर को, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस रेसिस्टर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो दो रेसिस्टर को अगर हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, दो रेसिस्टर को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। और वहीं पर अगर हम क्या करें, इन दो रेसिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ दें, ठीक है, इन दो रेसिस्टर को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली, दो रेसिस्टर के लिए हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तीन रेसिस्टर में ये ट्रिक जो है वो फेल हो जाता है। तो जनरली पैरेलल में जो हमारा इक्विवेलेंट होगा वह 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस और जो भी हो डैश डैश डैश, वो हमारा पैरेलल के लिए कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आई थिंक कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग किसी भी सर्किट में कोई भी हमको करंट निकालना है, अगर मान लीजिए कोई रेसिस्टर वाला सर्किट है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई रेसिस्टर वाला सर्किट है, ठीक है, इसमें बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है
और 5 ओम का रेसिस्टर है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप बताइए कि करंट इससे कितना फ्लो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने वही वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू V बाई आर मिल रहा है। वोल्टेज हमारा क्या है, 5 वोल्ट है। रेसिस्टर हमारा क्या है, 5 है। तो हमको कितना मिला, 1 एम्पेयर मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाले, अगर हमारा रेसिस्टिव सर्किट है, रेसिस्टर सर्किट है, आर सर्किट है, ठीक है, किस तरह का यह सर्किट है, आर सर्किट है, तो हम इसमें फर्दर जो भी क्वेश्चंस होंगे इन फॉर्मूला के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इस फॉर्मूला का भी हिसाब में रखते हुए कि लेंथ अगर बढ़े तो क्या होगा, ठीक है, इस फॉर्मूला में कि अगर एरिया बढ़े, लेंथ बढ़े और रेसिस्टिविटी हमारा वेरी करे, ठीक है, जो ये फॉर्मूला हम कर रहे थे, ये वाला फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से भी हम अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। हम लोग फिर फर्दर वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टेटमेंट वगैरह जो है वह मैं इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके लास्ट में लगा दूंगा, आप उस वीडियो से भी इसका लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स को। और चूंकि 10th का ही टॉपिक यहाँ पर आ रहा है, 12th में भी आ रहा है, तो कोई खास बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं आपके लिए। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनाएंगे कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, और MCQ क्वेश्चंस भी अच्छा खासा लगाएंगे, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो अब एग्जाम में बढ़ गया है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम अगर फील कर रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, आप चाहें तो मुझसे ऐप के थ्रू भी बात कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।